नमस्कार, मैं हूं श्रेय शुक्ला। अग्निपथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानसून सत्र आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। इस सत्र की खासियत ये रही कि महिलाओं के लिए एक ख़ास दिन निकाला गया, यानी कल का दिन। और आज अगर उससे आगे की बात की जाए तो 5 दिनों के सत्र में अखिलेश यादव 2 दिन सड़क पर उतरते दिखाई दिए और आज उन्होंने सदन से वॉकआउट भी किया। इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के भाषण के दौरान भी वॉकआउट किया था। दरअसल अखिलेश ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि यूपी में विधानसभा के अंदर विपक्ष का मतलब समाजवादी पार्टी है। जाहिर सी बात है कि बसपा के पास 1 विधायक है और कांग्रेस के पास 2 विधायक है। संख्या बल के आधार पर सपा ही मजबूत विपक्ष के तौर पर नजर आती है। अखिलेश यादव ने विधानसभा में मजबूती के लिए आजमगढ़ सीट से इस्तीफा दिया और खुद नेता विरोधी दल बन गए। मानसून सत्र में अखिलेश ने स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार, महंगाई और इन जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। खुद योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला, यानी नेता सदन और नेता विपक्ष में सीधी लड़ाई दिखी। लेकिन इन सब के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, मैसेज देने की जो कोशिश है वो क्या है, इससे भी आपको समझना होगा कि दरअसल पूरी लड़ाई है 2024 की। नीतीश कुमार घूम घूम कर अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं। बहुत जल्दी वो और लालू प्रसाद यादव सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो हरियाणा में अगर देखें तो गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई दल भी एक नई जुगत भिड़ाने में लगे हुए हैं। जब पूरे देश में 2024 के लिए माहौल तैयार हो रहा है तो यूपी अलग कैसे रह सकता है? वो यूपी जिसके पास 80 सांसद हैं। अखिलेश यादव हों, मायावती हों, हर किसी ने 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अखिलेश का अटैकिंग मोड में आना ये दिखाता है कि यूपी में बिसात बिछने लगी है, दांव पेच वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में ये भी समझना ज़रूरी होगा कि 2024 के लिए तैयारियां कैसी हैं, कौन मजबूत है, कौन मजबूर है और कौन किसके पास है और कौन किससे दूर है। इसी खास मुद्दे पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का बयान और उस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार पहले सुनिए और उसके बाद शुरू करेंगे हम इस डिबेट को। समाजवादी पार्टी और जितने भी विपक्षी दल हैं इस बात की मांग करते रहे कि सदन का समय बढ़ाया जाए। सदन का समय बढ़ा, इसको लेकर के पार्टी के और अन्य दलों का सरकार को यही कहना था कि समय कम दिया गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर बहस और सरकार का जो जवाब आना चाहिए था वो जवाब संतुष्ट नहीं करता है। तो अभी उनको जनता ने विपक्ष में बैठाया था कि विपक्ष में बैठ करके जनता से जुड़ा हुआ विषय सरकार के सामने उठाएं, लेकिन सरकार के खिलाफ उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन जो होता है वो सरकार के सामने कोई विषय उनके पास नहीं है, इसलिए वह सदन को वॉकआउट करके पैदल चले गए। यद्यपि पैदल तो उनको 2014 में उत्तर प्रदेश की जनता ने जब लोकसभा में 73 सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिता करके दिया, तो उनको समझ आना चाहिए, लेकिन वह तब भी नहीं समझे। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतता है और वह 47 पे सिमट करके रह जाते हैं। उस समय समझना चाहिए, उस समय भी नहीं समझे, जनता ने उनको पैदल किया। फिर 2019 में वो सपा और बसपा और लोकदल सारे गठबंधन कर लेते हैं और उस गठबंधन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी 51% वोट पा करके 64 लोकसभा सीटों पर गठबंधन के साथ जीतती है। फिर पैदल कर दिए जाते, फिर भी नहीं समझते हैं। तो इन बयानों से साफ है कि सियासत की शतरंज बीत चुकी है और सब लोग अपनी अपनी तरह से दांव पेच दिखाने में लगे हुए हैं और ये भी बताने में लगे हुए हैं कि कौन मजबूत है और किसके पास ताकत है, किसके पास ताकत नहीं है, किसको जनता ने स्वीकार किया और किसने जनता से जब राब्ता कायम करने की कोशिश की तो जनता ने उसको अस्वीकार किया। ये बहुत सारी बातें अभी 2023 आते आते और ज़्यादा दिखेंगी और बयानबाजी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि सवाल 80 सीटों का है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जिसने कब्ज़ा किया वही दिल्ली के तख्त पर मजबूती से काबिज होगा या मजबूती से बैठेगा। मेरे साथ तमाम मेहमान हैं, उनका मैं पहले आपको
परिचय करा दूं, प्रभाकर पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मनीष सिंह हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, इसके अलावा हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ब्रजेश शुक्ला जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, केपी मलिक जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इन सब के साथ साथ धर्मवीर चौधरी जी भी हैं जो कि बीएसपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनीष सिंह जी से कहूँगा। मनीष सिंह जी, आज तो आपकी पार्टी ने बहुत दमखम दिखाया, सड़क पर उतरे, काफ़ी सरगर्मी दिखी, तो ये सरगर्मी आगे भी जारी रहेगी कि सदन 5 दिन का था, थोड़ी सी सरगर्मी दिखाई और अब आगे की प्लानिंग क्या है वैसे आप लोगों की? श्रेय जी, बहुत गंभीर विषय पर आज आप चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। और समाजवादी पार्टी हमेशा से सद्भावना की, समता की और समाज में जो वैमनस्यता फैली है उस वैमनस्यता को समाप्त करने के लिए अनवरत सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करती है। आज भी समाजवादी पार्टी ने और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने सदन में भी यही बात कहा। उन्होंने कहा कि सदन का समय बढ़ाया जाना चाहिए, इसलिए कि इतना संक्षिप्त समय मानसून सत्र में, इतना संक्षिप्त समय आज के पहले कभी नहीं आया था। बहुत संक्षिप्त समय में इतने बड़े प्रदेश की चर्चा और आए दिन जो घटनाएं घटित हो रही हैं महिलाओं के साथ, छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, किसानों के साथ, जो आज के समय में जो परिस्थिति बनी है उत्तर प्रदेश में, समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है, समाज का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो तकलीफ में अपना जीवन यापन ना कर रहा हो। इलाहाबाद की घटना, जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जब चर्चा होती है तो उस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने देश और दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोगों को, जिन्होंने अपने काव्य के माध्यम से, जिन्होंने अपने प्रशासनिक सेवा के माध्यम से देश की बहुत सेवा की है, वहाँ के लोगों निकल करके देश और दुनिया में बहुत ख्याति प्राप्त वहां के लोगों ने किया है। उस यूनिवर्सिटी में 800 से ज्यादा दिन हो गया और उस यूनिवर्सिटी में छात्र धरना दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश के योगी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश बहुत ही बेहतर है और कानून का राज है, कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक राज्य में एक बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जिसका बहुत मान है, सम्मान है, वहां पर छात्रों द्वारा 800 से ऊपर दिन हो गया और आज भी आंदोलन कर रहे हैं और 500% से ज्यादा उनकी छात्रों की फीस बढ़ा दी गई। इससे बड़ा दुखद बात और कोई नहीं हो सकता है। और वहां पर एक हमारे नौजवान साथी ने आत्मदाह कर दिया इस सरकार के खिलाफ। तो इससे बड़ी संकट की स्थिति कभी उत्तर प्रदेश में नहीं पैदा हुई थी जो आज के समय में संकट है। लेकिन आपको एक बात पर हम ध्यान आकृष्ट आपका करना चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी जब बयान दे रहे थे तो उनके बयान को आप बहुत ही गंभीरता से सुनिए कि वो सत्ता के अहंकार में और सत्ता के दम्भ में जिस तरह की बात कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, कह रहे हैं कि पैदल कर दिया। अरे केशव प्रसाद मौर्य जी, पदयात्रा से हमने आजादी पाई है, पदयात्रा से हमने अंग्रेजों को भगाया है, पदयात्रा से हमने देश में सत्ता की अहंकार को तोड़ा है हमने, और सत्ता के अहंकार को हमने पदयात्रा के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमने सरकारों को हिलाया है, सरकारों को हमने सत्ता से बेदखल किया है। और समाजवादियों से जो टकराने की बात आप केशव प्रसाद मौर्य जी अहंकार में कह रहे हैं, आप सिराथू की विधानसभा जिस तरह से बुरी तरीके से हारे, आपकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी थी, आपके ऊपर चंदा चोरी से लेकर के और आपके छात्र जीवन में जिस तरह के आरोप लगे और 18 से ऊपर मुकदमे आपके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, अगर एक आपराधिक मुकदमा जिसके ऊपर दर्ज हुआ हो वह डिप्टी सीएम अगर इस तरह की बात कहता हो कि पैदल कर दिया गया है, जनता कभी भी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सत्ता में आप बैठे हो चाहे विपक्ष में हम हैं, कभी किसी को पैदल नहीं करती है। जनता सबको स्नेह प्यार देती है। जो जनता का भरोसा जीतने में हम लोगों को बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 36% से ऊपर वोट दिया और हम 125 से ऊपर एमएलए जीत करके आए। ये बात अलग है कि मात्र हम 5 लाख वोटों से पीछे रह गए, नहीं तो हम आज सरकार में होते। अगर छल प्रपंच और धोखे की राजनीति उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के लोग मिलकर के नहीं किए होते तो आज हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। चलिए, ये तो पुरानी बात हो गई। अब जो निकल गया सो निकल गया। अब जनता ने एक मैंडेट दिया, उसका सबको सम्मान करना चाहिए, आपको भी सम्मान करना चाहिए। मेरा सवाल यही है आपसे कि भाई आपके नेता सड़क पर उतर रहे हैं और वो विधानसभा से समाजवादी पार्टी ऑफिस तक जा रहे हैं, बहुत
अच्छा लगता है जब कोई विपक्ष का नेता निकलता है और वो फिर आवाज़ उठाता है, जनता की आवाज़ उठाता है। मेरा कहना है कि आगे की क्या प्लानिंग है, आगे इस तरह के प्रदर्शन, इस तरह की जो प्रदर्शन के साथ साथ आंदोलन, ये आपके देखने को मिलेंगे अभी आगे? श्रेय जी, कल आदरणीय बहुत बड़े समाजवादी नेता थे मोहन सिंह जी, उनकी कल पुण्यतिथि कार्यालय मनाई जा रही थी और संयोग से मैं उस कार्यालय में उपस्थित था। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे भाषण में एक बात उन्होंने कहा कि हमारा जो सदस्यता अभियान है, वो सदस्यता अभियान हमारा इतना व्यापक है कि हम अनवरत सदस्यता अभियान के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के जनता के हित में उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि हम छात्रों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए जैसे ही हमारा राज्य अधिवेशन, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन समाप्त होगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास होगा कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष की राजनीतिक पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो जनता के विरोधी, जन विरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ सड़कों से लेकर के सदन तक कैसे संघर्ष करती है भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास होगा। और पूर्व में भी हमने बहुत अहंकारी और बहुत गुमान करने वाली राजनीतिक पार्टियों को, वहां उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, जिसको बहुत लंबे अरसे तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर रखा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी के पास वह थाती है विचारधारा की, समाजवादी पार्टी के पास वह आंदोलन की थाती है कि बड़े बड़े सरकार के सुरमा जो कहे जाते हैं, उनको भी हमने सत्ता से बेदखल किया है। जी बिल्कुल। हरिशचंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगा। हरिशचंद्र जी, ये बताइए कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने सदन में तेवर दिखाए और उसके बाद सड़क पर, वो 2 दिन सड़क पर दिखे, तो आपको लगता है कि बीजेपी के लिए वो खतरा हो सकते हैं आने वाले जो 2024 के चुनाव हैं, और जिस गति से जो मोमेंटम वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सड़क पे भी दिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो विधानसभा में भी मुखर होकर बोल रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा या सबसे बड़ा विपक्ष वही है आपके सामने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी और नेता को लक्ष्य में रख करके जनता और समाज में काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व, उसका संकल्प गरीब, पिछड़े, दलित, मजदूर, जो भी आम आदमी है, किसान है, उनके चेहरे पे खुशहाली लाना, उनके घर में समृद्धि लाना, ये आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 में उन्होंने दिल्ली की कमान संभाली थी, तभी उन्होंने ये बात कही थी। और वह हमारे जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नीतियों, सिद्धांतों, विचारधारा पे हम लोग काम करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका जो अंत्योदय का उसूल है, जो अंत्योदय का जो उनका सिद्धांत है, उसको चरितार्थ करने के लिए काम करते हैं। हम एक राष्ट्रवादी विचारधारा और जन जन के लिए खुशहाली का पैगाम लाने के लिए काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए लक्ष्य है जनता जनार्दन के समस्याओं का समाधान, उनके सरोकारों की प्रति पूरी प्रतिबद्धता और जनता के प्रति लोकतंत्र में जो जवाबदेही है वो जनता जनार्दन के प्रति है, उसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आदरणीय योगी जी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार, उसकी प्राथमिकता देश और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन है। अब मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र अभी बहुत लंबा तकरीर उन्होंने दिया, और ऐसे ही तकरीर जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मित्र हैं, 2017 का चुनाव जब विधानसभा का था, तब भी मैं देखता था कि उसी तरह की तकरीर वो देते थे। 2019 का चुनाव आया तो फिर मैं वही भाषण संभाषण सुनता था। 2022 के चुनाव के पहले भी वही भाषण संभाषण सुनता था, वही उग्रता, वही तेजी, वही एग्रेशन। लेकिन जनता है कि सब कुछ जानती है। जनता ये जानती है कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो उसकी प्राथमिकता क्या होती है। उसकी प्राथमिकता होती है, उनके लिए युवा हैं इमरान मसूद, उनके लिए नाहिद हसन, उनके लिए मुख्तार अंसारी का परिवार, ये उनकी प्राथमिकता हो जाते हैं। पूरे प्रदेश में जो हर क्षेत्र में जो चुनिंदा माफिया हैं वो पूरी तरह से सत्ता में आ जाते हैं।
ये इनकी प्राथमिकताएं रहती हैं और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता हमेशा इनको खारिज करती है, क्योंकि अराजकता किसी को बर्दाश्त नहीं, ये हंगामा किसी को बर्दाश्त नहीं। लोग सुकून चाहते हैं, लोग कानून का राज चाहते हैं, और महिलाएं हैं या कोई भी हो, अपनी सुरक्षा उसके लिए प्राथमिक है। वो योगी सरकार ने सुनिश्चित किया। जहाँ तक श्रीमान अखिलेश जी की आज की सदन में और सड़क की बात है, देखिए उनका मकसद केवल हंगामा खड़ा करना है। एक तरफ तो कहते हैं कि सरकार सदन नहीं चलाती, विधानसभा का सत्र बहुत छोटा है, और जब सदन चल रहा होता है तो वो वॉकआउट कर जाते हैं, सदन में उसकी चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते। तो यह जो लोकतंत्र का में जो अधिकार और कर्तव्य है, दोनों के परस्पर है। सरकार के पास अगर अधिकार है तो कर्तव्य भी है, वही प्रतिपक्ष के पास भी अगर उसके अधिकार है तो कर्तव्य भी है। परंपराएं हैं, संसदीय परंपरा है, उसका भी पालन सुनिश्चित करना चाहिए, चाहे वो ट्रेजरी बेंच हो चाहे प्रतिपक्ष हो। तो अखिलेश जी ने तो एक दिन उन्होंने सदन के पहले दिन उन्होंने विधायकों के साथ मार्च करना चाहते थे। उस दिन उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि जिला प्रशासन ने जो उनको मार्ग सुझाया था वो उस पर वो जाना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने सोचा चलो इसी बहाने हम ये भी आरोप मढ़ देंगे सरकार के ऊपर। सरकार तो सदन चलाना नहीं चाहती, जवाब लेकिन देना आज तो नहीं उन्होंने चाहती अपनी इच्छा पूरी कर और ली। अपना पैदल मार्च भी हरीश कर जी, लेंगे। लेकिन आज तो उन्होंने अपनी इच्छा पूरी कर ली। उनकी इच्छा उस दिन अधूरी रह गई थी, आज पूरी कर ली। हाँ, तो मैंने कहा ना कि लेकिन ये जो सेल्फ कंट्राडिक्टरी बिहेवियर है, ये भी तो जनता देखती है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि साहब सरकार जो है सदन का सत्र बहुत छोटा बुलाया है, और दूसरी तरफ आप रोज ही वॉकआउट कर जाते हैं, आप सदन में बैठ कर के चर्चे में भाग नहीं लेना चाहते। तो ये जो हमारे कोई भी हो, वो जो कार्यशैली में जो अंतर विरोध दिखता है समाजवादी पार्टी के मित्रों के, वो अपने आप उस पर जनता निर्णय लेती है। और इसी तेजी के साथ जैसे 2022 का जब चुनाव हो रहा था, तो चुनाव के पहले ही समाजवादी पार्टी के सारे मित्र उसी तरह से व्यवहार करते थे जैसे उनकी सरकार बन गई हो। जी बिल्कुल। और ठीक 2024 के चुनाव के अभी साल डेढ़ साल बाकी हैं, और अभी से जो समाजवादी पार्टी के मित्रों का जो वक्तव्य है, जो उनकी टिप्पणियां हैं, जो उस तरह का उनका व्यवहार है, वो उसी तरह का प्रारंभ है। तो यह एक समाजवादी पार्टी, तो लोहिया के नाम पे लोग लोहिया का तो बाना ओढ़ते हैं। लोहिया की एक चीज़, एक रंच मात्र भी, माने 0.001% भी अगर आचरण में हो तो बताएं। जी बिल्कुल। धर्मवीर चौधरी जी का मैं रुख करूंगा। धर्मवीर जी ये बताइए। और वो केवल कहने से नहीं होता। हरीश चंद जी, अब मैं धर्मवीर चौधरी जी का रुख करूंगा। धर्मवीर जी बताइए कि समाजवादी पार्टी ने तो अपना दमखम दिखाया, आपके साथ समस्या ये कि आपके पास विधानसभा में सिर्फ एक ही विधायक है, तो आप उस तरह का दमखम तो दिखा नहीं सकते। तो आप 2024 में किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे? दूसरी बात, इधर अगर मायावती के ट्वीट को देखें तो वो मुस्लिम वोटर्स को रिझाने की कोशिश करती भी नज़र आती हैं। तो क्या आपकी नज़र मुस्लिम वोटर्स पर है, और उनको रिझाने के लिए आपके पास क्या कार्य योजना है, क्या आपके पास प्लानिंग है? और एक विधायक वाली पार्टी आज की तारीख में जो है वो मजबूती से 80 लोकसभा सीट तक कैसे पहुंचेगी? नहीं श्रेय जी, अगर आप इसमें एक विधायक के साथ साथ ये भी जोड़ते कि हम 10 सांसदों की पार्टी है उत्तर प्रदेश में, लोकसभा के 10 सांसद निर्वाचित हुए थे बहुजन समाज पार्टी के, ये भी आपको इसमें जोड़ना चाहिए। तब आपने जोड़ दिया। समझता हूं कि आप एक निष्पक्ष पत्रकार की भाषा बोल पाते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। नहीं, अब आपने जोड़ दिया, मैंने उसको स्वीकार कर लिया।
जी, मेरी आवाज़ ना इको हो रही है, इसको भी बंद कराइएगा और मैं अपनी बात को विस्तार देता हूं। आपने अभी सम्मानित हमारे बीजेपी के प्रवक्ता काफ़ी लंबा भाषण दे गए यहाँ पर, और इन्होंने एक संक्षिप्त सदन को चला करके उसको जो है बंद कर दिया। तो ये जो जनता है, ये जो मर रही है जनता, आज त्राही त्राही उत्तर प्रदेश में हो रही है, और ये सरकार जो है सदन नहीं चलने देना चाहती। आज उत्तर प्रदेश में किसान, जानवर, गायों की क्या स्थिति है श्रेय जी। लंपी बीमारी से पूरा देश पीड़ित है, और गाय के नाम पर वोट लेकर के ये चीतों की पूजा कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ में ये जो डबल इंजन की सरकार भारत में और उत्तर प्रदेश में चल रही है, इसके शासन में ना बेरोजगार सुरक्षित हैं। 40 छात्रों ने कुलपति के सामने, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति के सामने आत्मदाह का प्रयास किया, और उसमें एक छात्र मारा भी गया। तो ये जो सरकार है, ये जवाबदेही से भाग रही है। आज अभी मैं टीवी की रिपोर्ट्स में देख रहा था कल कि मोहन भागवत दिल्ली में एक मस्जिद में इमाम साहब से मिलने जाते हैं, और इमाम साहब जो है उनको राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बताते हैं। तो ये जरा बाबा योगी आदित्यनाथ को भी बता देते कि ये गोडसे के कौन से कार्बन कॉपी हैं। ये मुंह में राम रखते हैं, और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के लिए बगल में छुरी रखते हैं। मोहन भागवत जी, ये जो उत्तर प्रदेश में ये जो 20-22% की पॉपुलेशन है, ये भय में जी रही है। ये अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। और आप अभी कह रहे थे कि बहन जी का झुकाव कुछ उनको रिझाने की कोशिश कर रही है। आप श्रेय जी बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपका चैनल बहुत बड़ा है। आप 2017 के चुनाव को देखिए, उसके बाद के चुनाव को देखिए, अभी जो चुनाव हुआ 22 का, हमने 100 से ज्यादा टिकट मुस्लिम समाज को 2017 के चुनाव में दिए, उसके बाद 2022 के चुनाव में दिए। बहुजन समाज पार्टी दोगली नीति पर नहीं चलती है। बहुजन समाज पार्टी की नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। तो बहुजन समाज पार्टी कभी रिझाने का प्रयास नहीं करती है। हमने लखनऊ के अंदर उर्दू फारसी विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। मुस्लिम समाज के लिए सैकड़ों योजना चलवाई, जो आज उत्तर प्रदेश में सारी बंद कर दी गई हैं। और उसी का परिणाम था श्रेय जी, अभी हाल फिलहाल में जो बाई इलेक्शन हुआ आजमगढ़ में, जो सीट परंपरागत समाजवादी पार्टी की थी, वहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने गुड्डू जमाली के समर्थन में, हम 13.25% पे थे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में, वोट परसेंट में हम 30% पे पहुंच गए आजमगढ़ में। ये प्यार और ये बहुजन समाज पार्टी का मजबूत जनाधार बताता है कि ये वोट ऐसे ही नहीं मिले हैं। ये जो मुस्लिम समाज की रहनुमाई करने वाली पार्टियां हैं, जो इनको छलने का काम करती हैं, इनको ठगने का काम करती हैं। कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई चचा के पास नहीं जा रहा है। तो ये जो पार्टियों का जो दोहरा चाल चरित्र चेहरा है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जवाबदेही बीजेपी की सरकार की है कि आज उत्तर प्रदेश में टैनी 120 का विधायक जो अभियुक्त है, सांसद मंत्री, वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मां के कान काट करके बदमाश कुंडल छीन के ले जाते हैं और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। बलात्कार के बाद में बेटी को जो है निर्वस्त्र वो बदमाश भगा देते हैं और पुलिस सोती रहती है। इन सब के जवाब इस सरकार को देने पड़ेंगे और देने चाहिए तो विधानसभा के सत्र में, लेकिन सरकार इनसे भाग रही है श्रेय जी। तो ये जो गुंडा राज, ये जो रावण राज, ये जो प्रदेश में हाहाकार मची हुई है, इससे ये हरिश्चंद्र जी भाग नहीं सकते।
मुझे बताएं कि इन्होंने जो है गन्ना किसानों का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया है। कई हजार करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान बाकी है। ये कहकर के आते हैं कि हम किसानों के आगे दुगना करेंगे। आज बिजली का रेट क्या है, आज बीज का रेट क्या है, आज यूरिया और खाद का रेट क्या है, पेट्रोल डीजल का रेट क्या है, तो यह किसान कहां जाएगा। सबसे ज्यादा जो शहादतें किसानों ने दी है वो इन डबल इंजन की सरकारों में दी हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो। और सबसे ज्यादा क्राइम दलितों के ऊपर अगर कहीं हो रहे हैं तो वो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं श्रेय जी कि वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। यहाँ कानून का कोई राज नहीं है, यहाँ पर गुंडा राज चल रहा है। यहाँ पर एक ही जाति के सिपाही से लेकर के डीएम और एसपी तक मिलेंगे। धर्मवीर जी, मेरा सवाल ये है, धर्मवीर जी, मेरा सवाल ये है जी, मेरा सवाल ये है, आपने बताया कि किस तरह से यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति है, गन्ना किसानों की समस्याओं को बताया, सारी समस्याओं को बताया। मेरा सवाल शुरुआत से ये है कि आपने भी बताया कि 100 सीटों पर आपकी पार्टी ने टिकट दिया था, और लेकिन जो रिजल्ट में तब्दील नहीं हुआ, तो वही तो चिंता का विषय था, पार्टी के लिए भी चिंता का विषय था। तो एक तो इसकी वजह क्या है, दूसरी मेरा सवाल यह है कि आप लोगों की तैयारी किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप लोग कि लोकसभा के जो 2024 के चुनाव हैं उसमें मजबूती के साथ आप सबसे बड़ा विपक्ष खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बनकर खड़े हो। देखिए श्रेय जी, जैसे ही ये चुनाव खत्म हुआ तो बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे वर्कर कैडराइज हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे देश में, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे देश की बात कर रहा हूं, हमने सदस्यता अभियान चलाया और वो आज तक जारी है। पिछले 4-5 महीने से पूरे देश में सदस्यता अभियान चल रहा है। लाखों करोड़ों जो है नए सदस्य बनाए जा रहे हैं और उसका जो मेन फोकस है वो उत्तर प्रदेश है। हम पूरी तैयारी के साथ में, जो कमी हमसे पिछली बार हुई, जो जनता की आंखों में धूल झोंक करके, धर्म की राजनीति करके, सांप्रदायिकता की राजनीति करके ये जो पार्टियां हैं इन्होंने वोट ले लिया, लेकिन आज खासकर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा तो उत्तर प्रदेश में आज मुस्लिम समाज को यह पता लग गया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ में इससे ज्यादा ताकत नहीं लगा सकते। और अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है श्रेय जी, तो मैं ये कागज पर लिख करके देता हूं आपको, इस उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सिर्फ बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है। अगर आप ये मुस्लिम समाज के और दलित समाज के वोटों को ही जोड़ दें तो हम एक ऐसी ताकत बनते हैं, और जिसमें हम सर्व समाज की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। हम जाति और धर्म की बात नहीं करते हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने ये 2007 से 12 में प्रूव किया था कि बहुजन समाज पार्टी को स्पष्ट बहुमत की सरकार बनवा करके सर्व समाज को बहन जी ने चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। और उत्तर प्रदेश की जनता अब किसी छलावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि ये दोनों 2-2 बार की सरकार को देख चुके हैं, ये डबल इंजन की सरकार को भी देख चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश, मेरा ऐसा मानना है कि यहां पर दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, तो ये सर्व समाज के लोग, ये मुस्लिम समाज के लोग, ये दलित समाज के लोग, ये ओबीसी वर्ग के लोग, किसान के मेरे वर्ग के लोग, ये निश्चित बीजेपी को हराने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी के साथ में जाकर के देख लिया कि ये मुख्य विपक्षी दल का भी निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो सड़क पर हो और चाहे वो विधानसभा के अंदर हो। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता वोट दे करके भी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है, और इसका परिणाम 2024 के लोकसभा के चुनाव में श्रेय जी निश्चित आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। प्रभाकर पांडे जी का मैं रुख करूंगा। प्रभाकर जी, प्रदेश में निकाय के चुनाव में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो तार-तार हुई पड़ी है। केरल में काफी भीड़ दिखती है उनकी रैलियों में, कारण बनेगा पद यात्रा में। भ्रष्टाचार इस सरकार में उत्तर प्रदेश चरम सीमा पर है। में कांग्रेस की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में अभी उनका अध्यक्ष नहीं है। उत्तर प्रदेश में उनका मुकाबला बीजेपी से तो है, लेकिन वहाँ समाजवादी पार्टी भी खड़ी हुई है, वहाँ पर बीएसपी भी है और छोटे दूसरे दल भी हैं। तो क्या आप लोग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं अपने को 2024 में यहाँ पे खड़ा करने के लिए? अकेले चुनाव लड़ेंगे, दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, या फिर कोई नई रणनीति बनाएंगे? शुक्ला जी, ये राहुल गांधी की यात्रा
कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो शुरू हुई है एक पथिक के रूप में, वह पथिक अपना पथ तय करते हुए आगे बढ़ रहा है, जनता से जुड़ रहा है, जनता की आत्मीयता को, उनकी इन राहुल गांधी की सर्वव्यापकता को जनता स्वीकार कर रही है। 3 मुख्य बिंदु पर यह कांग्रेस की यात्रा प्रारंभ हुई है। भारतीय जनता पार्टी की भूख, कट्टरता और बेरोजगारी, इसी भूख, कट्टरता, बेरोजगारी पर राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने 3 नियामक स्थित किया है। वह है दिशा, दृष्टि, दायित्व। भूख पर दृष्टि है, कट्टरता समाप्त हो इसका दायित्व है, और इस भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक आततायितापूर्ण सरकार पदच्युत हो, ये मेरा उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी, अभी प्रवक्ता महोदय को सुन रहा था, उनके उद्बोधन में ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ प्रदेश में बचा नहीं। अब सब कार्य इन्होंने प्रदेश का कर दिया, सारे कार्यों का संपादन इनके द्वारा संपन्न हो गया, जबकि इनका उप मुख्यमंत्री उस स्तर पर होने के बाद भी दूसरे को पैदल चलते देख रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री, इनकी बातें इसी प्रकार से होती हैं और ये मिथ्या भाषण करते हैं, यही झूठ बोलकर यहाँ तक अपने को सत्तासीन किए हैं, और जनता से मन क्षोभित होकर भी ये अपनी सत्ता को स्वीकार करवाए कि भाई मैं सत्तासीन हूँ। अब शुक्ला जी है क्या कि जो कांग्रेस की रणनीति है उसमें व्यापकता है, उद्बोध है, सर्वस्वीकार्यता है और सबका विश्वास है, सर्वसहमति है, इसमें कोई लेकिन नहीं है और तय हुआ है, और वह पथिक अपने पथ को तय करके ही रहेगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी, जो ये सत्ता के कुपोषण की शिकार हो गई है शुक्ला जी, ये सत्ता का पोषण तो कर नहीं पाई, सत्ता के कुपोषण की शिकार अवश्य हो गई है, और इनका जो है मुख्य उद्देश्य रह गया है कि हम किसी तरह छल से, छद्म से, किसी तरह हम सत्ता में बने रहें, बाकी इनको करना कुछ नहीं है। हमारे और दलों के प्रवक्ताओं ने इस पर प्रकाश डाला कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में प्रदेश हो, जहाँ जहाँ इनकी सत्ता है, देश हो, क्या स्थितियाँ बन रही हैं ये पूरा देश देख रहा है। उसी स्थितियों को बदलने के लिए राहुल गांधी ने बीड़ा उठाया कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक मैं पैदल चलूँगा, और जनता से एकात्मकता का भाव बनाते हुए यह बताने में कांग्रेस सफल होगी कि भाई देखो, वाह्य आतंकवाद से, वाह्य आतताइयों से लड़ना तो आसान है, लेकिन ये भूख, बेरोजगारी और कट्टरता की जो आंतरिक आतताई है, जो आंतरिक मनसा, वचसा, कर्मणा आतंकवादी हैं, उनसे लड़ना बड़ा मुश्किल है। इसके जनता तैयार करिए। और अंतिम बात शुक्ला जी मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ शेष रह नहीं गया है, और कांग्रेस अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सधे हुए पग से हमारे राहुल गांधी चल रहे हैं, हमें सफलता अवश्य मिलेगी। जी, अब मैं रुक करूंगा ब्रिजेश शुक्ला जी का। ब्रिजेश जी, ये बताइए कि हम लोग इस चुनाव को बहुत उत्सुकता से देख रहे हैं कि कौन किसके साथ जाएगा। अभी तो टाइम है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कौन किसके साथ जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में देखें तो अलग अलग धड़े बनते हुए दिख रहे हैं, स्पेकुलेशन हो रहा है। अगर यूपी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, चुनाव लड़ा, फिर बसपा के साथ किया, फिर आरएलडी के साथ किया, और तमाम छोटे दलों के साथ गठबंधन किया। लेकिन जैसे ही चुनाव, अगर अभी हाल की बात करें तो जैसे ही चुनाव हटा, राजभर अलग, उससे पहले बीएसपी अलग, उससे पहले कांग्रेस अलग, और अभी इधर अपना दल जो कमेरावादी है वो अलग। तो आपको लगता है कि विपक्ष अगर एकजुट नहीं होगा तो बीजेपी से किस तरह से वो लोग दो हाथ करेंगे?
ये जो विपक्ष की एकता की बात है, जो विपक्ष की एकता के जो लोग प्रयास कर रहे हैं, जो लोग विपक्ष की एकता के लिए कह रहे हैं कि साहब 2024 बिना एक हुए नहीं जीत सकते, आप व्यवहारिक रूप से इसको धरती पे नहीं उतार सकते। इसका एक कारण है। कारण क्या है कि हर कोई उत्तर प्रदेश में ही, हम उत्तर प्रदेश की बात पहले करते हैं, उत्तर प्रदेश में एक अलग अलग पार्टियां हैं और सबके एक अपने ये है कि साहब हम इन कारणों से चुनाव जीतेंगे। क्या आप फिर से गठबंधन कर सकते हैं? गठबंधन जो था उसमें बिखराव आया है, उसमें अन्य दल अलग हुए हैं। वास्तव में उत्तर प्रदेश में तीन त्रिकोणीय स्थितियां बन रही है, आप इसको दुकोणी नहीं कर सकते हैं। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी है, उसका अपना भरोसा है कि मुस्लिम वर्ग ने देख लिया है कि साहब हम इससे ज़्यादा ताकत नहीं लगा सकते, जैसा वो अब बसपा प्रवक्ता कह भी रहे थे, और इससे ज़्यादा ताकत लगाने के बावजूद हम नहीं जितवा पाए तो अब आगे हम जिता भी नहीं सकते। और ये बाकायदे ये संदेश बहुत लोगों तक है, बहुत लोगों को प्रयास कर रहे हैं, और जो समाजवादी पार्टी है वो इसी उसको तोड़ना चाहती है। कारण क्या है? चुनौती उनके सामने भी है। समाजवादी पार्टी किसी तरह जो 125 सीटें हैं, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसके वो जो ताज है उसको हटाना नहीं चाहती और ये साबित कर देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी से वही लड़ाई लड़ सकती है। लेकिन एक कोना होगा बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में, उसमें हो सकता है कांग्रेस भी आए, अन्य दल भी आ जाएं, बहुत कई राजनीतिक दल। अब मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के साथ कोई बचा है। अब नए गठबंधन होंगे, वो आगे पता चलेगा। उधर बीजेपी भी नए गठबंधन के प्रयास कर रही है। तो आप विपक्षी एकता की कल्पना फिलहाल नहीं कर सकते। यदि एकता ये सोचते हैं कि साहब हम उस समय एक हो जाएंगे और बात को देखा जाएगा, ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये जो है अपना नेतृत्व बनाए रखने के लिए, अपना नेतृत्व आगे करने के लिए कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। और अंत में आप देखिएगा जब हम आप बैठेंगे 2024 के पास, जब चुनाव के, तब ये होगा कि साहब चुनाव आता हो जाएंगे, कौन नेता होगा, क्या होगा। फिलहाल ये है कि अपने अपने झंडे तले लड़ेंगे और फिर भी हम जीतेंगे। तो इस स्थिति तक पहुंचेगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई बिल्कुल एक कोई ऐसा फार्मूला निकाल आएगा कि हर बीजेपी वर्सेस ऑल कोई लड़ाई हो जाए। केपी मलिक जी के पास जाता हूं मैं। केपी मलिक जी, विजय जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि अभी ऐसा लगता नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा बहुत मुश्किल है बीजेपी वर्सेस ऑल, या फिर सब लोग अपनी अपनी तरह से ही चुनाव लड़ेंगे अलग अलग होकर, और उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तब इकट्ठे होंगे? उसका कुछ फायदा मिलेगा, बीजेपी को कुछ नुकसान होगा? क्या आकलन है आपका? नहीं, देखिए सुरेश जी, ये बात तो बिल्कुल सही है ब्रजेश जी की कि विपक्ष को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है और विपक्ष इतनी आसानी से इकट्ठा होगा नहीं। जैसे कि उन्होंने भी कहा कि हम पूरे भारत की बात बाद में करें, पहले अगर उत्तर प्रदेश को ही ले लें तो उत्तर प्रदेश में 2019 का चुनाव इन तमाम बड़े दलों ने एक साथ मिलकर देख लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ये लोग नहीं कर पाए हैं और आगे भी एक साथ मिलकर लड़ेंगे, ऐसी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। दूसरा, अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नेतृत्वहीन है। देखिए, आज मेरा जो आकलन है, सबसे बड़ी चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी शाम दाम दंड भेद करके यादव वोट में सेंध लगाना चाहती है। इसके बाद जो आज मुस्लिम एक ऐसे दोराहे पे खड़ा हुआ है कि वो एक मजबूत सियासी दल ढूंढ रहा है, वो उसको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी धीरे 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 कमजोर हो रही है। क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें, अखिलेश यादव ने कोई बहुत ज्यादा ध्यान मुस्लिमों पे नहीं दिया है। जिस तरह से माना जाता था नेताजी एक साथ लेके मुसलमानों को चलते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे अखिलेश की तरफ से दिखाई देती है और उसी का फायदा बहन मायावती जी उठाना चाहती है। इसलिए उनको लगता है कि मुसलमान उनके साथ भी आ सकता है, क्योंकि कांग्रेस की संभावना दूर दूर तक दिखती नहीं है। तो अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा चेहरा भी है। अगर हम ये सियासत देखें पूरे भारत में आज जिस प्रकार से विपक्ष खड़ा हुआ है, मजबूती से कई जगह कोशिश कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी भी संशय में है और भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि हमें कहीं ना कहीं नुकसान
इस चीज का हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी एक अलग रणनीति बना रही है, जिससे ये तमाम दल कोसों दूर हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण लें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोई भी सियासी दल अभी रणनीति नहीं बना रहा है, कांग्रेस का तो अपना अध्यक्ष ही नहीं बन पा रहा है, वो ना उत्तर प्रदेश में बन पा रहा है और न केंद्र में बन पा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि हम 80 सीटों पर टारगेट करेंगे, और 80 सीटों पर वो किस प्रकार से टारगेट करेंगे, किस प्रकार से उनका, आप जानते हैं चक्रव्यूह वो लोग बनाते हैं, आरएसएस उनके साथ है, तमाम दूसरे उनके जो सहयोगी गठबंधन है या दूसरे उनके जो संगठन है आरएसएस के, बीजेपी के, वो किस प्रकार से ग्राउंड पे जाके करते हैं, तो उसका मुकाबला दूसरे सियासी दल कैसे करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और क्या उनसे टक्कर लेने की स्थिति में आज समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी? जी बिल्कुल। मनीष जी, ये बताइए कि जिस तरह से अभी केपी मलिक जी कह रहे थे, ब्रिजेश जी कह रहे थे कि भाई अलग अलग ही लगता है कि आप अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, एक साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी एक खास बात यह है कि मुसलमानों ने वोट दिया समाजवादी पार्टी को 2022 में बहुत मजबूती के साथ, इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अब वो कहते हैं कि भाई अब तो हमने इतनी मजबूती दिखा दी, इतना एकजुटता दिखा दी, अब इनको तब भी हम सत्ता में नहीं ला पाए, तो हम क्यों ना बीएसपी की तरफ रुख करें। जी देखिए श्रेय जी, अगर आप देखे हैं जिस प्रकार से ये कवायद चल रही है दिल्ली में, मोहन भागवत जी पहले 5 प्रतिनिधि मंडल से मिलने आता है बुद्धिजीवियों का, उसके बाद वो एक मस्जिद में जाते हैं, फिर वो शाही इमाम से मिलते हैं, तो तमाम ये कवायद जो चल रही है कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर को भ्रमित करने की एक रणनीति है, सियासी रणनीति है, मुझे ऐसा लगता है। और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जिस प्रकार से तमाम वक्ताओं ने यहाँ बात करी है समाजवादी पार्टी के और बहुजन मलिक जी, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, तमाम समस्याएं, इस पर कभी वो मलिक जी, मनीष जी को सुन लेते हैं। जी आप बहुत वरिष्ठ और अग्रज हैं हमारे दोनों पत्रकार बंधु। मैं आप लोगों की बातों से असहमति जताते हुए, समाजवादी पार्टी किस रणनीति पर काम कर रही है, बसपा किस रणनीति पर काम कर रही है, कांग्रेस किस रणनीति पर काम कर रही है और अन्य जो राजनीतिक दल हैं किस रणनीति पर काम कर रहे हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा। आप भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की गुणगान कर रहे हैं इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्लिम वर्ग के लोगों से मिलते हैं, तमाम मदरसों में जाकर के मिलते हैं, मस्जिदों में मिलते हैं, तो वो एक रणनीति का हिस्सा होता है। लेकिन हम मिलते हैं तो हमको क्या कहा जाता है? नहीं, वो कह रहे हैं भ्रमित करने के लिए, वो कह रहे हैं भ्रमित कर रहे हैं। नहीं श्रेय जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। देखिए, मैं इन लोगों का बहुत आदर करता हूं, लेकिन समझना पड़ेगा कि देश को आज के समय में जरूरत क्या है, देश को आज के समय में आवश्यकताएं क्या हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला जो है आज के समय में हमारे जो उत्तर प्रदेश की और देश की आवश्यकताएं हैं उनसे हमारा मुकाबला है। हम भारतीय जनता पार्टी से क्यों मुकाबला करेंगे? इसलिए कि हम भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनसे हमें मुकाबला नहीं करना है। हमें मुकाबला करना है उत्तर प्रदेश और देश की आवश्यकताओं से। आज के समय मुकाबला करने के लिए मनीष जी मेरी बात सुनिए, ये हम कई बार सुन चुके हैं जो आप अभी बताएंगे कि इन चीजों से मुकाबला करना है। मेरा ये कहना है कि, और जो ब्रिजेश जी हैं, केपी मलिक जी, हम सभी का ये मानना है कि भाई मजबूती से विपक्ष होना चाहिए, लेकिन अभी आसार नहीं दिखते हैं। तो मेरा सवाल तो यही है ना कि आप ये बताइए कि आपकी रणनीति क्या है कि मुस्लिम वोट आपसे दूर नहीं जाए। देखिए, मेरी पूरी बात सुनिए, मुस्लिम वोट आपसे अलग नहीं जाए और आप अपनी एक स्पष्ट रणनीति तैयार करें, और आपको मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उससे आपको मुकाबला करना पड़ता है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी ने जो खाई पार्टी है समाज में, सद्भावना को जो बिगाड़ा है, हम उस प्यार मोहब्बत को बनाने के लिए हम एक ऐसा समरस समाज की स्थापना करना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता महान सदस्यता अभियान के लिए आपको सीटें जीतनी पड़ेगी। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, हमारी रणनीति का वो हिस्सा है। हमारी जो रणनीति है उसमें हमारा प्रमुख हिस्सा है सदस्यता अभियान। सदस्यता अभियान में मुस्लिम वर्ग, हिंदू वर्ग, अगड़ा पिछड़ा, दलित, सबको लेके चलेंगे, सभी वर्ग के लोगों ने जो, और मैं तो कहता हूं कि मलिक जी आएंगे और शुक्ला जी आएंगे, हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है उसमें दिखेगा कि समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है, शोषित वंचित सभी वर्ग के लोग जो भूमिहीन है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास दीवार तो है लेकिन छत नहीं है, वह लोग भी हमारे पास हमारी पार्टी के डेलीगेट्स बन करके आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव करने के लिए आ रहे हैं। और मैंने आपसे कहा है मलिक जी कि उत्तर प्रदेश में
में जो पीछे की राजनीति थी उसको अब भूल जाने जी, की बिल्कुल, जरूरत है। जी। एक नई रणनीति के साथ, एक ऊर्जावान राजनीति के साथ समाजवादी पार्टी एक नए तेवर जी, के धर्मवीर साथ जी। जिस तरह की राजनीति की स्थापना करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की, धर्मवीर चाहे जी, आपसे एक जितनी सवाल बड़ी है मेरा। राजनीति हो, भारतीय जनता पार्टी धर्मवीर जी, जितनी आपसे बड़ी मेरा एक सवाल राजनीति है। बनाए, लेकिन एक बात मेरा ये मैं पूछना इस है चैनल आपसे पर श्रेयस शुक्ला जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार जी, हैं। मैं धर्मवीर जी के पास चलूंगा। बहुत देखिए, जिम्मेदारी के सबको साथ बराबर समय कि श्री देना अखिलेश चाहता हूं यादव मैं। जी एक ऐसी रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश की जी, राजनीति को, धर्मवीर और देश जी। की राजनीति को बदलने जा श्रेय रहे हैं, जी, जहां इन समाजवाद लोगों से आपने टिप्पणी ले ली, हमारा जवाब ले लीजिए। अच्छा चलिए, पहले आप जवाब ले लीजिए, फिर मैं धर्मवीर जी के पास जाऊंगा। जी देखिए, अब मैं समाजवादी पार्टी शुरू करता हूं और धर्मवीर जी और कांग्रेस सबके समाजवादी बातों का जी जी, बोलने दीजिए। देखिए, समय फिर ऐसे नष्ट होता है। जी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। समाजवाद का दम्भ भरते हैं, लेकिन सैफई परिवार के अलावा कोई इसका अध्यक्ष नहीं हो सकता। देखिए नहीं, बोलने दीजिए, बोलने नहीं नहीं बोलने, समय की कमी है। इस बात देखिए, पहले डिबेट की जो देखिए, परिचर्चा का सब प्रारंभ लोग उस समय साकार हरीश होता है। श्रीवास्तव जी को हम लोगों ने बहुत अच्छे से सब और आपको भी सुना, ईमानदारी आपको भी पूर्वक सुना। है। नहीं, लेकिन आपको भी हरीश सुना। श्रीवास्तव जी नहीं, सैफई का आप सुन नाम लीजिए। लेते हैं, लेकिन सैफई का आप नाम लेते हैं, नहीं, लेकिन देखिए, आज ऐसे- उत्तर प्रदेश में खबर छपी है, आपके संज्ञान में है कि क्यों नहीं है? इतना- उत्तर प्रदेश में इतना खबर छपी भड़क है, गए? उसको भी देखने सैफई की का कोशिश नाम करिए। लेते ही भड़क गए। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नहीं, जिला सैफई का पंचायत नाम में लेते ही आपको भड़क रोकूंगा। गए। देखिए, ऐसे उत्तर ऐसे नहीं, सबको प्रदेश समय मिला, आपको भी मिला, उनको भी उत्तर मिला। प्रदेश ग्राम पंचायतों में क्योंकि आप उत्तर जानते हैं प्रदेश के 58,000 से ऊपर गांव में सैफई भारतीय परिवार जनता के पार्टी अलावा जीएसटी लगाने जा रही कोई है। उसका इससे वारिस ही बड़ा नहीं है उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी का। लिए दुख का कोई और जो विषय नहीं हो सकता समाजवादी है पार्टी कि अब तक जो अपने समाज का चचा को सारा बर्दाश्त हिस्सा न कर जीएसटी पाती देता हो, था, अब उत्तर वो प्रदेश के दूसरे गांव को क्या बर्दाश्त करेगी? जी मनीष जी जरा धैर्य भी रखिए ना सुनने का। जी। भाषण तो आपने दिया, हम नहीं बोले। जी। धैर्य रखिए सुनने का भी। जी। और सामाजिक सद्भाव इनका कहाँ जाता है? जी। इमरान मसूद के पास, नाहिद हसन के मोहन पास। भागवत क्या करने गए थे? मुख्तार अंसारी क्या करने परिवार गए के थे पास। मोहन भागवत? जिन मोहन लोगों से भागवत मस्जिद में क्या समाज करने भयभीत गए थे? होता है। मोहन भागवत क्या करने गए थे? आप जवाब दीजिए, अरे मोहन भाई, भागवत क्या करने गए थे? काहे इमरान मसूद जी हमारी पार्टी के नेता है। बड़े- इमरान बड़े- मसूद जी मैं हमारी तो कह पार्टी रहा के हूं। नेता चलिए, हैं। बोलने हमसे दीजिए, मिलने बोलने जाएंगे, दीजिए, इसी में हमसे समय मिलने निकल जाएंगे। जाएगा। मनीष मोहन जी। भागवत क्या करने गए थे? मनीष जी, उनको आप बोलने बहुत दीजिए, ऊंची समय निकल आवाज जाएगा। में हाँ, आप बहुत ऊंची आवाज में बोल करके बात को दबाना चाहते हैं, लेकिन सच छुपता नहीं। अच्छा। और धर्मवीर जी की बात का जवाब ले लीजिए। किसानों की बात कर रहे थे, गन्ना किसानों की बात कर रहे थे। अखिलेश जी ने और बहन मायावती जी ने, दोनों ने, सरकारों ने जितना पेमेंट किया होगा गन्ना किसानों का, उससे 1,56,000 करोड़ रुपए योगी सरकार ने 5 साल में भुगतान किया गन्ना किसानों को, जबकि 2012 से कितना बाकी है 2017 पेमेंट, जरा ये भी के बता बीच दीजिए। अखिलेश जी की सरकार ने कुल 80,000 हरीश करोड़ चंद्र दिए। जी, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं, मैं अब धर्मवीर जी के पास जाऊंगा। नहीं, मैं अब आपको गन्ना रोकूंगा। ये मिलों भी को, बता दीजिए। चीनी मिलों को, जो एमएसपी चीनी पर मिलों गारंटी को मांग रहे हैं बेचने किसान, वाली सरकार, वो एमएसपी पर गन्ना गारंटी की किसानों बात को करती कम है, कितना मिलेगी, अंतर विरोध की ये बात भी है। बता दीजिए। और दूसरी बात, ये जो किसान की जिस दुर्दशा मुस्लिम हो रही तुष्टीकरण है, की राजनीति किसानों की की बात आय डबल कब धर्मवीर होगी, जी ये करते भी बता हैं या दीजिए। कांग्रेस पार्टी करती है या समाजवादी पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण किसी का नहीं करती। अवसर भारतीय जनता पार्टी ने तो परिवार सबको बांट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश तो बांटा, देश तो बांटा, प्रदेश बांटा, समाज बांटा, परिवार तक बांटा। आज अगर मुस्लिम समाज के बच्चों के भविष्य को निखारने का काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने एनसीईआरटी का सिलेबस मदरसों में लागू बिल्कुल करके बिल्कुल। ज्ञान देखिए, समय कम है हरीश चंद्र जी हमारे पास, छोटी छोटी टिप्पणियां लेना चाहूंगा। देखिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिबेट में शोर शराबे से दूर रहता हूं कि शोर शराबा ना हो। मैं छोटी छोटी टिप्पणियां लेना चाहूंगा। धर्मवीर जी ये बताइए, धर्मवीर जी ये बताइए कि आप कि जो लोग 2024 के चुनाव में आप एकला चलो की राजनीति करेंगे कि फिर गठबंधन की राजनीति करेंगे? फेज के चुनाव तक राहुल गांधी का पदार्पण नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। अरे इनका लाउड स्पीकर तो बंद कराइए। ये जो नॉन स्टॉप जो है झूठ की पटरियों पर जुमलों की ट्रेन दौड़ा रहे हैं, हरीश चंद्र जी इनकी ट्रेन को बंद कराइए। और जाना है कांग्रेस का सच क्या है, कांग्रेस की नीतियों का सच क्या है। जी धर्मवीर जी, और झूठ और फरेब का जो इस तरह का भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया,
पाकिस्तान को खुश करने के लिए, आतंकवादियों को खुश करने के लिए जो जरा शुक्ला जी अभी श्रीवास्तव जी को थोड़ा सा जी धर्मवीर जी पार्टी को सर्वसार होना चाहिए। जी जी मांगनी चाहिए अपनी पूरी पदयात्रा। ये जो हरिश्चंद्र जी जुमलों की पटरियों पर झूठ की ट्रेनें दौड़ा रहे हैं, जरा इनकी तो ब्रेक लगाइए पहले। ब्रेक तभी तो हम अपनी बात को आप वो रख बात नहीं पाएंगे। कर रहे हैं, आप बताइए आप बता दीजिए कि आपने चीनी मिलें नहीं बेची। हाँ, आपका क्या क्वेश्चन है, पूछिए साहब। मेरा ये कहना है कि 2024 जी में आपने जी वो क्वेश्चन दब गया उनकी आवाज में। जी मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन दब जाता है जब शोर शराबा होने लगता है तो दब जाता है, इसलिए समय भी बहुत निकल जाता है। मेरा ये क्वेश्चन है कि 2024 में आपने पहले गठबंधन करके देखा, तो इस बार क्या आप लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे कि फिर गठबंधन किसी के साथ करेंगे, किसी छोटी पार्टी, कांग्रेस या किसी और के साथ? देखिए श्रेय जी, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन जनता के साथ होगा, सर्व समाज के साथ होगा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारे के साथ होगा। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो 4 बार के शासन में गरीबों के, मजलूमों के, शोषितों के, वंचितों के जो हक और अधिकारों की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उस विचारधारा के साथ गठबंधन होगा। और जो बहन जी ने जो काम विकास के किए हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो किसानों की आमदनी को दुगना करना हो, गन्ना किसानों के मूल्य की बात हो, गरीबों को 2 कमरे निःशुल्क देने की बात हो, राम की पैड़ी पर पत्थर लगाने की बात हो, वृंदावन में जो है परिक्रमा मार्ग को पक्का करने की बात हो, ये सारे के सारे मुद्दे, ये विकास के कार्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हम 2024 के चुनाव में लेकर के जाएंगे। धर्मवीर जी समय कम है मेरे पास, धर्मवीर जी समय कम है मेरे पास। जी धर्मवीर जी, मेरे प्रभाकर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। मेरा सवाल वही है, सबसे आपसे भी वही होगा कि आप 2024 में अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर गठबंधन की तरफ बढ़ेंगे? संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। श्रेय जी बस 1 सेकंड समय लूंगा। ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा समय आने पर, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बातों पर, शुक्ला जी कि कांग्रेस में और इनमें जो बुनियादी एक अंतर है, वह अंतर बड़ा कह के और इनको इस बात को बताऊंगा कि अभी जो आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं श्रद्धेय श्रीवास्तव जी, वो त्रुटिपूर्ण है। कांग्रेस को हिंदुओं की आध्यात्मिकता, बौद्धों की अहिंसा, जैनियों का प्रणम्य, क्रिश्चियनों की क्रियाशीलता और मुसलमानों का बंधुत्व, ये कांग्रेस को स्वीकार्य है और आपको ये सब अस्वीकार्य है। तो इसलिए कांग्रेस पर कोई आरोप प्रत्यारोप आप न लगाएं। भारतीय जनता पार्टी को यह अस्वीकार्य है, इसी से नफरत, वैमनस्यता, कट्टरता, इसी की परिणति है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय इस बात को कोई हुई है। जी ब्रिजेश जी मैं छोटी सी एक टिप्पणी लेना चाहूंगा आपके पास, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा, आपके पास आऊंगा, केपी मलिक जी के पास आऊंगा, समय की क्योंकि कमी है। ये बताइए कि जिस तरह से आज आपने चर्चा सुनी, उसके बाद आपको लगता है कि विपक्ष एकजुट होगा? देखिए, सबसे पहले ये साबित होगा, इस बात के लिए होड़ होगी कि कौन बीजेपी से लड़ सकता है। इसके लिए जबरदस्त ढंग से अपने अपने अभियान चलेंगे, अपने अपने कार्यक्रम चलेंगे और वार प्रतिवार घात प्रतिघात होंगे, सब राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी। तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है। आपने सब बसपा के प्रवक्ता से पूछा तो उन्होंने कहा साहब मेरा गठबंधन पर जनता के साथ है, सर्वजन के साथ है, बहुजन के साथ है, गरीबों के साथ है, दलितों के साथ है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हम लोग ये जो कल्पना कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा कोई गठबंधन होकर के कोई एक पर एक चुनाव होने वाला, मुझे नहीं लगता। हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए, तो मैं नहीं कह सकता। जी केपी मलिक जी, ये बताइए कि 2024 में एक सूरत तैयार की जा रही है। नीतीश कुमार को एक तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़ेंगे, आके फिर यहीं से शुरू करेंगे। उसके बहुत सारे मायने भी हैं, उनका जिक्र अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि समय की कमी है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार को अगर प्रोजेक्ट किया गया तो उत्तर प्रदेश में कोई फायदा होगा? श्रेय जी, मुझे लगता है कि इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बहुत स्ट्रांग है। उसका मुकाबला इस हालत में विपक्ष को करना मुझे दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष थोड़ा सा पहले के मुकाबले मजबूत हुआ है
और अलग अलग राज्यों में अलग अलग विपक्ष है, अलग अलग सियासी दल हैं, वो जीत के आएंगे। और चुनाव के बाद अगर कोई परिस्थिति ऐसी बनेगी कि एक साथ सब लोग आए, वो खिचड़ी सरकार बाद में बने, उस तरह का एक हो सकता है। और वो भी बिना कांग्रेस के संभव नहीं होगा। कांग्रेस भले ही किसी स्थिति में आज हो, बिना कांग्रेस के वो संभव नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस उसके बावजूद भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसके अलावा कोई राष्ट्रीय दल इस तरह का नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के साथ इनको खड़ा होगा तब कोई संभावना बन सकती है। इसके अलावा मुझे कोई संभावना नजर नहीं आती। जी बिल्कुल, प्रभाकर पांडे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रजेश शुक्ला जी आपका शुक्रिया, मनीष जी आपका शुक्रिया, धर्मवीर जी आपका शुक्रिया, केपी मलिक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हरीश चंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि अखिलेश उत्तर प्रदेश में जोर लगा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जोर लगाने का मतलब और मकसद यही है कि वो अपने आप को मजबूती से 2024 में पेश कर सकें। लेकिन इन सब परिचर्चाओं में एक बात बिल्कुल सामने आई कि अगर राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी को टक्कर देनी है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, चाहे वो प्री अलायंस हो चाहे वो पोस्ट अलायंस हो। क्योंकि अगर साउथ की बात करें या और दूसरे अन्य राज्यों की बात करें तो वहाँ पर जो कांग्रेस की स्थिति है वो अच्छी है। और जाहिर सी बात है कि जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस के पास होंगी और कांग्रेस के साथ अलायंस करके कोई ना कोई गठबंधन बन सकता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।